उर्मिला देवी के 3 बेटे थे। अपने तीनों बेटों पर उर्मिला को बहुत ही घमंड था, इसलिए उर्मिला के घर जब भी कोई आता तो वो उससे बड़ी बड़ी बातें हाँकती। ऐसे ही एक रोज उसकी सहेली गायत्री उनके घर आती है। आओ गायत्री, बड़े दिनों बाद आई हो। अरे कहाँ गायब रहती हो? क्या करूं उर्मिला, बच्चों की जिम्मेदारियां ही कुछ ऐसी होती हैं। अगले महीने मेरे बड़े बेटे की शादी है तो उसी की शादी की तैयारियों में लगी हुई हूँ। तुझे उसकी शादी का कार्ड देने आई थी। क्या? अपने रोहन की शादी और तू मुझे अब बता रही है? अच्छा ये बता, तूने लड़की तो अच्छे घर की देखी है ना? तू तो जानती ही है ना उर्मिला, आजकल के बच्चे अपने माँ बाप को कहाँ मेहनत करने देते हैं। बच्चे तो खुद ही सब मेहनत कर लेते हैं। मतलब तेरा बेटा लव मैरिज कर रहा है? लेकिन तू तो लव मैरिज के खिलाफ थी, फिर तू कैसे मान गई? तू तो जानती ही है रोहन मेरा इकलौता बेटा है और उसकी खुशी के लिए मुझे उसके आगे झुकना ही पड़ा। हाँ खैर ये तो है, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरे तीनों बेटे मेरे कब्जे में हैं। मेरे बेटे तो वही करते हैं जो मैं कहती हूँ और उनकी शादी भी मेरी मर्जी से ही होगी। और पता है मैंने तो सोच भी रखा है, मेरा सबसे बड़ा बेटा सरकारी नौकरी करता है, इसलिए दहेज में पूरे 40 लाख लूंगी। उससे छोटा बेटा खुद का बिजनेस कर रहा है लेकिन अभी इतना सक्सेसफुल नहीं है, इसलिए उसकी शादी में 30 लाख। और सबसे छोटा बेटा प्राइवेट नौकरी में है, इसलिए उसकी शादी में 20 लाख लूंगी। हाँ। गायत्री उर्मिला का घमंड और उसकी बातों से दुखी हो जाती है और शादी का कार्ड देकर वहाँ से चली जाती है। इधर उर्मिला भी बड़े ही गुरूर के साथ अपने कमरे में सोने चली जाती है, लेकिन उधर उसके तीनों बेटों के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। सुनील, अब हमें ही कुछ करना होगा। माँ ने तो बस कसम खा रखी है कि वो हमारी अरेंज मैरिज करवा कर ही रहेगी। हाँ मुझे भी, हाँ मुझे भी। वो तीनों अपनी माँ से इस बारे में बात करते हैं, लेकिन उर्मिला इसके लिए तैयार नहीं होती क्योंकि वो तीनों लड़कियां ही गरीब घर से थी। फिर एक रोज अपनी माँ के लाख मना करने के बावजूद भी वो तीनों लड़के अपनी पसंद की लड़कियों से कोर्ट मैरिज कर घर ले आते हैं। अपनी तीनों गरीब बहुओं को देख उर्मिला को अपने तीनों बेटों पर बहुत गुस्सा आता है और इस बात की खुंदक वो अपनी तीनों गरीब बहुओं पर निकालती है। ऐसे ही एक रोज जब वो सब खाने की टेबल पर बैठी होती हैं, तो उनकी सास उनसे कहती है, हाँ ठूस ठूस कर खाओ, वैसे भी तुम तीनों ने आज से पहले इतना अच्छा खाना तो कभी खाया नहीं होगा। माफ कीजिएगा माँ जी, छोटी मुंह बड़ी बात, लेकिन अगर हमने ये खाना बनाया है तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि हमने ये खाना पहले खाया भी है, तभी से बना पाए हैं। इसीलिए तो मैं गरीब लड़कियों को बहू बनाने के सख्त खिलाफ थी, क्योंकि गरीब घर की लड़कियां अपनी औकात से बढ़कर बोलती हैं। मुझे नहीं खाना तुम्हारा ये खाना। उर्मिला गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। अरे माँ जी ने तो खाना खाया ही नहीं, मैं अभी उनके कमरे में देकर आती हूँ। नैना खाना लेकर उर्मिला के कमरे में जाती है, लेकिन वो खाना खाने से मना कर देती है। फिर रेशमा उससे अपने शब्दों के लिए माफी मांगती है और खाने की प्लेट उर्मिला के हाथों में दे देती है। उर्मिला गुस्से में वो प्लेट जमीन पर गिरा देती है। अपनी सास का ये बर्ताव देख तीनों बहुओं की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ओ गरीब बहुओं, मैं कीर्तन में जा रही हूँ, जब तक मैं लौटूं तब तक खाना बना देना और सारे कमरों की बेडशीट, पर्दे, सोफा और टेबल कवर सब धो देना। उर्मिला कीर्तन में चली जाती है, जहाँ उसे आसपास की औरतें ताना देते हुए कहती हैं, उर्मिला बहन, तुम बिल्कुल सही कहती थी, तुम्हारे तीनों बेटे बड़े ही संस्कारी हैं। देखो तो वो तीनों गरीब घर की लड़कियां उठा लाए, जिनसे तुम्हें 40 और 30 लाख तो दूर बल्कि 30,000 भी नहीं मिले। तुम तो ऐसे ही रह गई हाथ मलते। ऐसा ला, तू अपना मुंह बंद रख। मेरे बेटे आज भी मेरी बात मानते हैं, और रही शादी की बात तो वो तो लड़के हैं, अपनी पसंद की कर भी ली तो क्या हुआ, कम से कम तेरी बेटी की तरह घर छोड़कर तो नहीं भाग गए किसी के साथ। रस्सी चल गई पर बल नहीं गया। अपना मजाक बनता देख गुस्से से तिलमिलाती हुई उर्मिला घर पहुंची और अपनी तीनों बहुओं पर भड़कने लगी। बड़ी, मंझली और छोटी बहू कहाँ मर गई तीनों की तीनों? क्या हुआ माँ जी, कोई गलती हो गई हमसे? गलती तो हुई है तुम तीनों से, जो मेरे बेटों को अपने जाल में फंसाकर इस घर की बहू बन गई, ऊपर से दहेज के नाम पर फूटी कौड़ी तक नहीं लाई। तुम लोगों की वजह से मुझे लोगों के ताने सुनने पड़ रहे हैं। अगर तुम तीनों चाहती हो कि मैं तुम तीनों को अपना लूं तो दहेज लाना पड़ेगा, वो भी पूरे 20-20 लाख। माँ जी, ये रकम बहुत बड़ी है,
मेरे माता पिता इतनी बड़ी रकम नहीं दे पाएंगे। नहीं दे सकते तो निकल जाओ मेरे घर से। तभी दरवाजे पर खड़े उसके तीनों बेटे ये बात सुन लेते हैं। माँ, शक तो हमें आप पर पहले से ही हो गया था कि घर में आप सबके बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा, लेकिन आज देख भी लिया। आप हमारी पत्नियों को बस इसलिए निकालना चाहती हो क्योंकि वो गरीब है और दहेज नहीं लाई, और इस वजह से आपको दूसरे लोगों से ताने सुनने पड़ते हैं। माँ, अगर आपको हमारी गरीब पत्नियों से इतनी ही परेशानी है तो ठीक है, हम आज ही ये घर छोड़कर चले जाएंगे। हाँ, अगर आप चाहती हैं कि आपके बेटे आपके पास रहें तो आपको अपनी बहुओं को भी अपनाना होगा। वो सब बात कर ही रहे थे कि गायत्री वहाँ आ जाती है। क्या हुआ उर्मिला, अगर तेरी बहुएं दहेज लेकर नहीं आई? वैसे भी दूसरों से मिले पैसों और दहेज से कुछ नहीं होता। हमारी किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है। अगर हमारे घर में लक्ष्मी आनी होगी तो आ ही जाएगी। और तू तो ऊपर वाले का शुक्र मना कि उसने तुझे इतने 3 काबिल बेटे दिए हैं। अरे कागजी धन दौलत के आगे अपने जीवन भर की जमा पूंजी अपने बच्चों को मत खो। असल धन दौलत तो तेरी वही है। गायत्री और अपने बेटों की बात सुनकर उर्मिला को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी तीनों बहुओं को खुशी खुशी अपना लेती है। सपना, प्रीति और भूमि की शादी शहर में बसे 3 भाइयों आलोक, प्राग और रौनक से हो जाती है। शादी करके तीनों जैसे ही अपने ससुराल आती हैं तो हाथ में आरती की थाली लिए उनकी सास जानकी उनका गृह प्रवेश करवाते हुए कहती है, आओ मेरी तीनों बहुओं, अब अपने पैरों से इस कलश को गिराकर अंदर आ जाओ। जी सासू माँ। बड़ा सा ससुराल देखकर तीनों देसी बहुएं टशन में बोलती हैं, हाय दैया, ये तो एकदम फिल्म स्टार शाहरुख खान के घर जैसा घर है प्रीति। हाँ सपना, अगर ऐसा घर अपने गांव में होवे ना तो गर्दा गर्दा मच जाई। हमको तो अपनी आंखन पर विश्वास नहीं हो रहा है कि हमारी शादी इतना बड़ घर में हुई है। उनकी बातें सुनकर उनकी ननद श्रुति कहती है, ओह गॉड, अभी इन्हें आए 1 पल भी नहीं हुआ और इन्होंने अपनी गवारपंथी दिखानी शुरू कर दी। जरा अपने कायदे में रहकर बात करो ननद जी, आप हम तीनों बहनों के बारे में नहीं जानती हैं। अरे पूरे बनारस में हम तीनों बहनें अपने जुगाड़ूपन के लिए फेमस है, फेमस। ओहो, अब बस भी करो तुम ननद भाभी ने अभी से ही नोक-झोंक शुरू कर दी। चलो अब मेरे तीनों बेटे अपनी अपनी बीवियों को उनके कमरे दिखा दो। अगले दिन सुबह तड़के 5 बजते ही तीनों बहुओं की आंख खुल जाती है और वो किचन में साफ सफाई पर लग जाती हैं। तभी उनकी ननद श्रुति किचन में जाती है तो वो देखती है कि उसकी तीनों भाभियां मिट्टी से बर्तन घिस रही होती हैं। अरे मेरी मंद बुद्धि भाभियों, ये सब क्या गंद मचा रखा है? और तुम तीनों को नींद नहीं आ रही है क्या जो आधी रात को ये खटर पटर लगा रखी है? वो का है ना ननद जी, हमरे गाँव में तो सुबह 5 बजे सब जग जावत है और हमरे गाँव में तो मिट्टी से ही बर्तन मांजते हैं। हाँ, इससे 2 फायदा है, एक तो बर्तन भी अच्छे से चमक जावत है और साथ ही साबुन के पैसा के भी बचत हो जाता है। अरे पर ये तुम्हारा बनारस गांव नहीं बल्कि मुंबई शहर है। यहाँ ये सब जुगाड़ूपन मत दिखाओ और अपनी ये सब बचकानी हरकतें बंद करो प्लीज। श्रुति तीनों जुगाड़ बहुओं को झड़प कर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज जब वो तीनों किचन में खाना बना रही होती हैं कि तभी सिलेंडर खत्म हो जाता है। अरे मोरी मैया, ये चूल्हा तो लगता है बिता गया। अरे बहू, रोटियां बन गई हो तो जल्दी से ले आओ। अरे बाप रे, अब क्या होगा? हमको जल्दी से अपना कौनो जुगाड़ लगाना होगा। तभी उनका ध्यान पूजा घर में रखी लकड़ियों पर जाता है। बस फिर क्या था, वो 4 ईंटें लेकर आती हैं और उसका चूल्हा बनाकर उसमें गर्मा गर्म रोटी बनाकर सबको खिलाती हैं। पता नहीं क्यों लेकिन कुछ धुएं धुएं की स्मेल आ रही है। सही कहा भैया। तभी उन सबकी नजर किचन में से निकल रहे धुएं पर जाती है। सभी दौड़ते हुए किचन में जाते हैं। अरे मेरी भोली बहू, जब किचन में गैस सिलेंडर है तो फिर तुम तीनों चूल्हा क्यों फूंक रही हो? सासू माँ, आपका सिलेंडर तो कब का बाय बाय बोल गया, इसीलिए हम जुगाड़ लगाकर चूल्हा जलाई लिए। वो सब तो ठीक है मेरी जुगाड़ू बहू, मगर तुम ये लकड़ियाँ कहाँ से उठा कर ले आई? सासू माँ, ये तो हम पूजा घर में रखी लकड़ियाँ लाए हैं। अपनी जुगाड़ू बहुओं की हरकतें देखकर जानकी कहती है, अरे बैल बुद्धि बहुओं, वो तो चंदन की लकड़ियाँ थी जिसे मैंने हवन के लिए मंगवाया था और तुमने चंदन की लकड़ियाँ रोटी सेकने में फूंक दी। ओहो, अब जो हो गया सो हो गया सासू माँ, अब हमको माफी दे दियो। इतना कहकर तीनों बहुएं माफी मांगकर मामले को ठंडा कर देती हैं। ऐसे ही समय बीतता है। फिर एक सुबह जब सब नाश्ता कर रहे थे तो गिलास में रखा जूस रौनक के फोन पर गिर जाता है और उसका फोन भीग जाता है। ओह नो, आज ही मुझे मीटिंग के लिए बाहर जाना था और आज ही इस फोन को भी खराब होना था। शॉप वाला तो इसे रिपेयर करने में 2-3 दिन का टाइम लगा देगा।
अरे पति देव, अपना फोन हमको दो, हम अभी इसे बिना पैसा खर्च किए ठीक कर देंगे। अरे मेरी गवार भाभी, इस फोन को जुगाड़ की नहीं बल्कि दुकानदार की जरूरत है। अब अपनी कोई जुगाड़पंती करके भैया के इस फोन को डेड बॉडी में मत बदल देना। इसके बाद श्रुति उस फोन को कपड़े से पोंछकर कुछ देर धूप में रखकर फिर उसे चावल के कनस्तर में डाल देती है और ठीक 1 घंटे बाद फोन रौनक को देती है और टशन मारते हुए अपनी ननद से कहती है, क्या हुआ ननद जी, भेजा चकरा गया का हमार जुगाड़ देखकर? अरे वाह भूमि, तुमने तो सचमुच में 1 घंटे के अंदर ही मेरा फोन बिल्कुल ठीक कर दिया। देखा हमरा कमाल, फोन भी झट से ठीक हो गया और पैसा भी बच गया। अरे जुग जुग जियो मेरी प्यारी बहुओं, आज तो सचमुच तुमने बचत करके सर्वगुण संपन्न बहुओं वाला काम किया है। हाँ सचमुच, तुमने तो कमाल कर दिखाया। रौनक और सास के मुंह से तारीफ सुनकर उन तीनों बहुओं को शह मिल जाती है। ऐसे ही एक दिन जब सपना वैक्यूम क्लीनर से घर की सफाई कर रही होती है तो अचानक से वैक्यूम क्लीनर काम करना बंद कर देता है। अरे मोरी मैया, ये बिजली से चलने वाला झाड़ू तो बंद हो ही गवा, अब क्या करें? जल्दी से कौनो जुगाड़ सोच सपना, ताकि अपना कामो बन जाए और हमरे पैसे भी बच जाए। सपना ये सोच ही रही होती है कि तभी उसका ध्यान अपनी सोसाइटी के पार्क में लगे खजूर के पेड़ पर जाता है। अरे वाह, क्या जुगाड़ू आइडिया आया है हमरे दिमाग में। सपना सोसाइटी के पार्क में जाती है और खजूर के घने पत्तों को तोड़ने लगती है कि तभी वहाँ गार्ड आकर गुस्से में बोलने लगता है, अरे ओ बॉडम औरत, इन पेड़ों को क्यों तोड़ने में लगी हुई हो? अरे ओ चौकीदार बाबू, अगर ज्यादा चबड़ चबड़ की ना तो हम देंगे तो को एक उल्टे हाथ का, समझे? और वैसे भी ये पार्क तो हर बाप का है का? गार्ड को 4 बातें सुनाकर सपना खजूर के घने पत्ते तोड़ लाती है और उन्हें लेकर घर आती है और उससे झाड़ू बनाकर तैयार करती है और झाड़ू लगाने लगती है। तभी जानकी गुस्से में तिलमिलाते हुए उस पर बिगड़ते हुए कहती है, क्यों रे सपना बहू, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तू सोसाइटी के गार्ड से लड़कर आई है और ये तेरे हाथ में क्या है? सासू माँ, ये झाड़ू है जिसे हमने खजूर की टहनियों से बनाया है। अरे वाह सपना, तूने तो कमाल कर दिया, भाई मान गए तुझे, छा गई तुम तो। अरे चुप करो तुम तीनों, भला इतनी कंजूसी करके भी क्या फायदा? तुम तीनों की जुगाड़पंती ना एक दिन सोसाइटी वालों के सामने हमारी धज्जियां उड़ाकर रहेगी। इस तरह तीनों जुगाड़ू बहुओं को घर वालों से खूब खरी खोटी सुननी पड़ती है। ऐसे ही वक्त गुजर जाता है। फिर एक सुबह प्रीति नाश्ता लेकर गुनगुनाते हुए अपनी ननद के कमरे में आती है। लगाई ले तू जब लिपस्टिक, जिला टॉप लागे ले, ओ जिला टॉप लागे रे। अरे ननद जी, ई लो नाश्ता पानी कर लो, दफ्तर खाली पेट ना ही जाना। हाँ, टेबल पर रख दो भाभी, अभी तो मैं अपने बाल सुखा रही हूँ। हेयर ड्रायर से अपने बाल सुखाने के बाद श्रुति नाश्ता करके ऑफिस चली जाती है, लेकिन उसी शाम काफी भयंकर बारिश होती है। अरे प्रीति, तुम मेरा वाला कुर्ता पजामा प्रेस करके रख देना, कल मैं ऑफिस वही पहन कर जाऊंगा। जी हमरे बलमा। इतना कहकर प्रीति अपनी ननद के कमरे में जाती है और उसका हेयर ड्रायर लाकर उससे अपने पति के कपड़े सुखाने लगती है। लेकिन तभी उसे तेज बिजली का करंट लगता है और वो चिल्लाते हुए कहती है, अरे मोरी मैया, मर गई रे मर गई, कौनो हमको तनिक बचाओ तो। सभी भागते हुए अंदर आते हैं और श्रुति जल्दी से बोर्ड का स्विच बंद करती है। अरे ये सब कैसे हुआ? प्रीति उसे सारी बात बताती है और श्रुति उन्हें खूब सुनाती है। भाभी, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था ना, आज अपनी बेवकूफियों की वजह से तुम्हारी जान तक भी जा सकती थी। मैं कहती हूँ अब तो अपनी इन जुगाड़पंतियों से तुम तीनों बाज आ जाओ, नहीं तो अठन्नी चवन्नी बचाने के चक्कर में एक दिन अपनी जान से हाथ धो बैठोगी। श्रुति बेटी बिल्कुल सही कह रही है, बहू इतनी कंजूसी भी अच्छी नहीं, और जिसका काम वो उसी को साजे, कोई दूजा करे तो बुद्धू बाजे। हमको समझ आ गया सासू माँ, अब हम कोनो भी काम में जुगाड़ नहीं लगाएंगे। ननद और सास की बातों से उन तीनों को अक्ल आ जाती है और वो तीनों अपनी जुगाड़पंती छोड़कर अपनी ननद और सास से शहरी तौर तरीके सीख लेती हैं और वो तीनों अपने ससुराल के रंग में ढल जाती हैं।